इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको भारत के इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स और डेवलपमेंट के बारे में फेमिलियर कराया जा सके, जैसे कि आज है इंडिपेंडेंस के बाद के दौरान। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट समझने से पहले ये भी उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने देश के इकोनॉमिक पास्ट को समझें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी किस हालत में थी और किन फैक्टर्स ने पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को शेप दिया। आज की इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर सिर्फ अभी नहीं बनी है, इसका डीप कनेक्शन हमारे इतिहास से है, खासकर ब्रिटिश रूल के दौरान के लगभग 200 साल, जब तक भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं पाई थी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का मेन मकसद था भारत को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना देना, जिससे ग्रेट ब्रिटेन अपने इंडस्ट्रियल बेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सके। इस एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन को समझना जरूरी है अगर हम आज तक की इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट लेवल को अच्छी तरह असेस करना चाहते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल के आने से पहले भारत एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। हाँ, एग्रीकल्चर लोगों का मेन लाइवलीहुड सोर्स था, लेकिन उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी काफ़ी थीं। भारत अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर था, खासकर कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल और प्रेशस स्टोन वर्क्स के फील्ड में। इन प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में डिमांड थी, हाई क्वालिटी मटीरियल्स और क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। मसलिंग एक तरह का कॉटन टेक्सटाइल था जिसका ओरिजिन बंगाल में हुआ था, खासकर ढाका और उसके आसपास के एरियाज में, जो ब्रिटिश टाइम में ढाका के नाम से जाना जाता था और आज बांग्लादेश की कैपिटल है। ढाकाई मसलिन दुनिया भर में मशहूर हो गया था एक एक्सक्विजिट कॉटन टेक्सटाइल के रूप में। इसकी फाइनेस्ट वैरायटी थी मलमल। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स इसे मलमल शाही या मलमल खास भी कहते थे। इसका मतलब था कि ये सिर्फ रॉयल्टी के लिए होता था या उनके लायक होता था। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई वो अपने कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए थी, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नहीं। इन पॉलिसीज ने इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को बदल दिया। भारत एक रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बन गया और ब्रिटेन के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर। ऑब्वियस है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी सिंसियरली इंडिया की नेशनल या पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स हुए थे, जिसमें दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिरास, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई जैसे लोगों ने एस्टिमेट्स दिए थे। इन सब में वी.के.आर.वी. राव का काम काफ़ी सिग्निफिकेंट माना गया कॉलोनियल पीरियड में। लेकिन मोस्ट स्टडीज ये बताती हैं कि 20th सेंचुरी के पहले हाफ में भारत का एग्रीगेट रियल आउटपुट ग्रोथ 2% से भी कम था और पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ सिर्फ आधा % यानी कि 0.5% पर ईयर थी। एग्रीकल्चरल सेक्टर। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली अग्रेरियंस ही रही, यानी कि लगभग 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी और एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना गुजारा करती थी। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। एक फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर ने 17th सेंचुरी बंगाल को डिस्क्राइब करते हुए लिखा था, मुझे बंगाल के 2 विजिट से ये लगता है कि ये इजिप्ट से भी ज्यादा अमीर है। यहाँ से कॉटन्स और सिल्क्स, राइस, शुगर और बटर का एक्सपोर्ट होता है। अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ये वीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फाउल्स, डक्स और गीस भी प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे पिग्स, शीप और गोट्स के हर्ड्स भी होते हैं। हर तरह की फिश यहाँ मिलती है। राजमहल से लेकर समुद्र तक गंगा से निकाले गए कई कनाल्स हैं जो नेविगेशन और इरिगेशन के लिए बनाए गए थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम एग्रीकल्चर स्टैग्नेट कर गया, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय या तो सेम रही या तो डिटीरियोरेट हो गई। हाँ, टोटल कल्टीवेटेड एरिया जरूर बढ़ा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी में फर्क नहीं आया था। इसका मेन रीजन था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए वेरियस लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। जमींदारी सिस्टम जो बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि आज के ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स के पार्ट्स में लागू हुआ था, उसमें एग्रीकल्चर का प्रॉफिट जमींदार्स के पास जाता था, कल्टीवेटर्स के पास नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जमींदार्स और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, एग्रीकल्चर इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उनका मेन मकसद था रेंट कलेक्ट करना, चाहे कल्टीवेटर्स की कंडीशन जैसी भी हो। रेवेन्यू सेटलमेंट के स्ट्रिक्ट टर्म्स भी इसके लिए जिम्मेदार थे। फिक्स डेट तक फिक्स्ड रेवेन्यू अमाउंट डिपॉजिट नहीं करने पर जमींदार अपना राइट लूज कर देते थे। इस वजह से उनका फोकस सिर्फ रेंट पे था। इसके अलावा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन की कमी, फर्टिलाइजर्स का नेग्लिजिबल यूज, इन सब ने मिलकर फार्मर्स की कंडीशन को और भी बुरा बना दिया। हाँ, कुछ जगह पर कैश क्रॉप्स का यील्ड ज्यादा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, लेकिन इसका फायदा भी फार्मर्स को नहीं हुआ क्योंकि फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाई जा रही थी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के काम आती थी। थोड़ा प्रोग्रेस इरिगेशन में जरूर हुआ, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट्स मिसिंग थी, जैसे टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और सॉइल डिसैलिनेशन। कुछ फार्मर्स ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदला, लेकिन मेजॉरिटी जो टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास ना रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी और ना ही कोई इंसेंटिव था एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने का। इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर के केस में हुआ, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं कर पाया।
भारत की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे गिर गई, लेकिन उनकी जगह एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस एस्टैब्लिश नहीं होने दिया गया जो उन हैंडीक्राफ्ट्स का प्लेस ले सकता था और उन्हीं की तरह देश का प्राइड बन सकता था। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का इस पॉलिसी के पीछे जो मोटिव था सिस्टमैटिकली इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने का, वो दो मेजर रीजंस पर बेस्ड था। पहला, इंडिया को सिर्फ एक एक्सपोर्टर बना देना रॉ मटेरियल्स का, जिसे ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सके। दूसरा, इंडिया को एक मैसिव मार्केट बना देना जहां ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स इजीली बिक सके, जिससे उनकी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन और भी ज्यादा इंश्योर हो जाए और मैक्सिमम बेनिफिट ब्रिटेन को मिले। इस इकोनॉमिक सीन के अनफोल्ड होने के साथ साथ जब लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर गईं तो इंडिया में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। साथ ही इंडियन कंज्यूमर्स अब लोकली मेड गुड्स से वंचित भी हो गए, जिसकी वजह से मार्केट में एक नई डिमांड बनी। इस डिमांड को ब्रिटिश सस्ती मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के इंपोर्ट से पूरा किया गया, जो उनके लिए एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी थी। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने इंडिया में धीरे धीरे जड़ पकड़नी शुरू कर दी, लेकिन इसका प्रोग्रेस बहुत स्लो रहा। शुरुआत में ये डेवलपमेंट मेनली कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स के सेटअप तक लिमिटेड था। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जो मेनली इंडियन ओन्ड थी, उनका कॉन्सेंट्रेशन वेस्टर्न इंडिया में था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। वहीं जूट मिल्स, जो फॉरेनर्स डोमिनेट करते थे, उनका क्लस्टर मेनली बंगाल में था। बाद में 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश होने लगी। इस दौरान टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का इनकॉर्पोरेशन 1907 में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और इंडस्ट्रीज जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा भी सेटअप हुई, लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन टूल्स बनाएं, और ये मशीन टूल्स यूज होते हैं उन चीजों को बनाने के लिए जो आम लोग कंज्यूम करते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एस्टैब्लिश होना पुरानी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की नियर टोटल डिस्प्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता था। ऊपर से नए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट और इसका जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम था। एक और मेजर लिमिटेशन ये थी कि नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का स्कोप बहुत ही लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर सिर्फ कुछ एरियाज तक कन्फाइंड था, जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फॉरेन ट्रेड। भारत प्राचीन समय से एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अपनाई कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड और टैरिफ्स के मामले में, उसने इंडिया के फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम को काफी नेगेटिवली अफेक्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट वगैरह का एक्सपोर्टर बन के रह गया, और वो भी ब्रिटेन के लिए। साथ ही इंडिया इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जैसे कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, और कैपिटल गुड्स का, जैसे लाइट मशीनरी, जो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बनती थीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ब्रिटेन ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर मोनोपोली कंट्रोल बना रखा था। इस वजह से आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, बाकी थोड़ा बहुत चाइना, सीलोन यानी श्रीलंका, और पर्शिया यानी ईरान जैसे कुछ कंट्रीज के साथ। सुएज कनाल के खुलने से ब्रिटिश कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ गया इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया के फॉरेन ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत थी एक्सपोर्ट सरप्लस का होना, लेकिन ये सरप्लस देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत महंगा सौदा था। काफी जरूरी सामान जैसे फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन इंडियन मार्केट में मुश्किल से मिलते थे, और सबसे दुख की बात यह थी कि ये एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया में गोल्ड या सिल्वर के रूप में नहीं आया, बल्कि इस सरप्लस को यूज किया गया ब्रिटेन में कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑफिस के खर्चे पूरे करने के लिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लड़ी गई जंगों के खर्चे के लिए, और ऐसे इनविजिबल आइटम्स के इंपोर्ट के लिए जिनका कोई डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन पब्लिक को नहीं होता था। इस सब का रिजल्ट था इंडियन वेल्थ का ड्रेन। डेमोग्राफिक कंडीशन। ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन से जुड़ी डिटेल्स पहली बार 1881 में सेंसस के जरिए कलेक्ट की गई। हाँ, कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन फिर भी इस सेंसस ने इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में अनइवननेस को दिखाया। इसके बाद हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाने लगे। 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पहले स्टेज में था। 1921 के बाद दूसरा स्टेज स्टार्ट हुआ, लेकिन इस दौरान ना तो टोटल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और ना ही ग्रोथ रेट बहुत हाई था। अगर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो पिक्चर काफी डिस्करेजिंग थी। लिटरेसी लेवल ओवरऑल सिर्फ 16% से भी कम था, और इसमें भी फीमेल लिटरेसी तो सिर्फ 7% के आसपास थी, जो बहुत ही लो थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या तो ज्यादा लोगों तक थी ही नहीं, और जहां थी भी वो काफी इनएडिक्वेट थीं। इस वजह से वाटरबॉर्न और एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत तेजी से फैलते थे और लोगों की जिंदगी पर बुरा असर डालते थे। तो ऑब्वियस ही था कि मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था।
स्पेशली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो काफी अलार्मिंग था। हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी, जबकि आज ये रेट सिर्फ 28 पर 1000 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत लो थी, सिर्फ 32 ईयर्स, जबकि आज के टाइम में ये 69 ईयर्स है। रिलायबल डेटा की कमी के कारण उस समय के पॉवर्टी लेवल का एग्जैक्ट एस्टिमेट देना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है, कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, जो उस समय के पॉपुलेशन प्रोफाइल को और भी वर्स बनाता था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, यानी कि लोग किस किस सेक्टर में काम करते थे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, इसमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का शेयर 70 to 75% तक था और ये नंबर लगभग कांस्टेंट ही रहा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 10% लोग काम करते थे और सर्विसेज सेक्टर में 15 to 20% के आसपास। एक और इंटरेस्टिंग बात थी रीजनल वेरिएशन का बढ़ना। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में, यानी कि आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक में, बॉम्बे और बंगाल में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस थोड़ी कम हुई और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन वहीं ओडिशा, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का रेशियो और भी बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स और टेलीग्राफ्स का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इनका मोटिव पब्लिक सर्विस नहीं बल्कि कॉलोनियल इंटरेस्ट्स को सर्व करना था। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया में जो रोड्स बनी थीं वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं थी। ब्रिटिशों ने जो रोड्स बनवाई उनका मेन पर्पस था आर्मी को मूव करना और गांव से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करके रेलवेज या पोर्ट तक ले जाना, जहां से उन्हें इंग्लैंड या दूसरे फॉरेन मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन ऑल वेदर रोड्स की हमेशा कमी रही। इस वजह से बारिश के मौसम में रूरल एरियाज तक पहुंचना मुश्किल होता था। इस वजह से लोगों को नेचुरल कैलामिटीज और फैमिन्स के टाइम पर काफी तकलीफ होती थी। रेलवेज का इंट्रोडक्शन 1850 में हुआ और इससे ब्रिटिश रूल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। इसका इंडियन इकोनॉमी पर दो तरह का इफेक्ट पड़ा। लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने लगे और ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हुए। साथ ही इसने इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी बढ़ा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि विलेज इकोनॉमीज की सेल्फ सफिशिएंसी खत्म होने लगी। हाँ, इंडिया के एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम तो डेफिनेटली बढ़ा, लेकिन इसका फायदा आम इंडियंस को नहीं मिला। जो सोशल बेनिफिट्स रेलवे से आए वो भी इकोनॉमिक लॉस के सामने काफी छोटे पड़ गए। रेल और रोड्स के अलावा ब्रिटिश सरकार ने इनलैंड ट्रेड और सी रूट्स के डेवलपमेंट पर भी काम किया, लेकिन ये एफर्ट्स भी काफी अनसेटिस्फैक्टरी थे। इनलैंड वाटरवेज कभी कभी अनइकोनॉमिक साबित हुए, जैसे ओडिशा कोस्ट का कोस्ट कनाल, जिसे बनाने में गवर्नमेंट ने काफी पैसा खर्च किया था, लेकिन वो रेलवे के कंपटीशन में फेल हो गया और फाइनली उसे अबैंडन करना पड़ा। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम भी ब्रिटिशों ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसका मेन काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि लोगों के बेनिफिट के लिए। पोस्टल सर्विसेज हाँ कुछ हद तक पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाती थी, लेकिन वो भी हमेशा इनएडिक्वेट ही रहीं। कंक्लूजन। जब इंडिया ने 1947 में आज़ादी पाई तो तब तक 200 साल के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का असर इंडिया के इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट पर दिखने लगा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी सरप्लस लेबर था और प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को अर्जेंटली मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। फॉरेन ट्रेड पूरा ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ओरिएंटेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज को भी अपग्रेड, एक्सपैंड और पब्लिक फ्रेंडली बनाना था। देश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, इसलिए पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज को वेलफेयर ओरिएंटेड बनाना जरूरी था। इन शॉर्ट, आजादी के समय इंडिया के सामने बहुत बड़े बड़े सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे।